चलिए हेलो मित्र। आज फिर हम सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर के आ गए हैं 2021 का ही जो फर्स्ट शिफ्ट का कुछ हो जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था ना उसी का हम फिर लेकर सेशन आ गए हैं। चलिए देख लेते हैं। कल हम करा दिए थे 50 तक करा दिए यानी कि 50 तक करा दिए थे। आज हम 51 से कराएंगे। कितना से कराएंगे? 51 यानी कि 51 से करा देंगे। चलिए 50 तक हम करा दिए हैं। ये सब फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो आ रहा है ऑब्जेक्टिव का, ठीक ना। इसी तरह जैसे सोशल साइंस का खत्म होगा, साइंस का, मैथ का, हर सब्जेक्ट का लेकर के चलेंगे। हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, कुछ रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता, समझ में आया। और जब ये खत्म होगा तो मैंने चैप्टर बाय चैप्टर भी ऑब्जेक्टिव लेकर के चलेंगे। कोई दिक्कत, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, कोई सब्जेक्ट हो, ऑल सब्जेक्ट का हम लेकर चलेंगे। इस चैनल पर आप लोग बढ़िया से पढ़िए। 2024 में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। दम पूरा 100 बना के जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए आप लोग हम अपना पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन कह रहा है। चलिए क्या क्वेश्चन कह रहा है जी? कह रहा है क्वेश्चन कि नरेगा, कुछ बोल रहा है जी, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है। यानी कि नरेगा कार्यक्रम किस व्यक्ति ने चलाया था। कौन? क्वेश्चन ये नहीं कर रहा है कि नरेगा कार्यक्रम किस व्यक्ति ने चलाया था, यही नहीं बोल रहा है क्वेश्चन जी कि नरेगा कार्यक्रम, कुछ हो नरेगा कार्यक्रम किस व्यक्ति ने चलाया था, यही ना क्वेश्चन कर रहा है कि नरेगा कार्यक्रम किस व्यक्ति ने चलाया था। चलिए तो ऑप्शन है मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, मनोहर जोशी की महात्मा गांधी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुछ जी महात्मा गांधी हो जाएगा। कुछ हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा। क्या जगह राइट आंसर? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? चलिए बताइए तो। ऑप्शन में क्या है? बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, गोवा है। कुछ हो जाएगा जी गोवा का हो जाएगा। कुछ हो जाएगा गोवा का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। किसका है? गोवा का। किसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है जी? गोवा का है। किसका है? गोवा का है। किसका है? गोवा का है। गोवा का प्रति व्यक्ति आय अधिक है। अगला क्वेश्चन देखिए 53। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? अल्पकाल होता है, दीर्घकाल होता है, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले देख लीजिए भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। तो ये तो हम जान गए कि अल्पकाल का होता है। किसका होता है जी? अल्पकाल का होता है। किसका होता है? अल्पकाल का होता है। लेकिन अल्पकाल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम। अल्पकाल का मतलब क्या होता है? अल्पकाल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं ना। चलिए देख लेते हैं अल्पकाल का मतलब। किधर चल गया जी अल्पकाल? वन टू थ्री फोर अल्पकाल नहीं आया। चलिए हम लोग देख लेते हैं अल्पकाल लागत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आप लोग बताएं ना भी। वह लागत है जिसका उत्पादन प्रक्रिया के भीतर अल्पकालीन प्रभाव पड़ता है। कुछ पड़ता है जी? अल्पकालीन प्रभाव पड़ता है, उसे कुछ कहते हैं अल्पकाल लागत कहते हैं। कुछ कहते हैं। चलिए जिस पर उत्पादन प्रक्रिया के भीतर अल्पकालीन प्रभाव पड़ता है अर्थात इनका उपयोग उत्पादन की एक संक्षिप्त सीमा पर किया जाता है। ये एक बार में कुछ हो एक बार किए गए मूल्य है और इन्हें बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मजदूरी, कुछ हो जैसे कि मजदूरी का भुगतान, कच्चे माल की लागत, कुछ कच्चे माल की लागत आदि, यानी कि ETC। कहने का मतलब कि अल्प लागत का मतलब क्या होता है? तो जिसका उत्पादन प्रक्रिया के भीतर, कुछ कह रहा है कि प्रक्रिया के भीतर अल्पकालीन प्रभाव पड़ता है अर्थात इनका उपयोग उत्पादन की एक संक्षिप्त सीमा पर किया जाता है। एक बार किए गए मूल्य है और इन्हें बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे मजदूरी का भुगतान, कच्चे माल की लागत। आप अगर मान लीजिए एक बार किसी को आप मजदूरी दे दिए तो आप फिर कहिए कि वही मजदूरी फिर काम कर दीजिए, वो करेगा जी? अब वो फिर काम करेगा, फिर आपको अलग से मजदूरी देना पड़ेगा। समझ में आया? इसी को कहते हैं अल्पकाल कहते हैं। कुछ कहते हैं अल्पकालीन लागत कहते हैं। कुछ कहते हैं जी अल्पकालीन लागत कहते हैं। कुछ कहते हैं अल्पकालीन लागत कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? अल्पकालीन लागत बोलते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो बोलिए।
यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो अल्पकाल होता है। कैसा होता है जी? अल्पकाल होता है। अब मान लीजिए कि किसी से आप काम करवाते हैं तो एक बार काम करवा लिए तो उसको एक मजदूरी दे दीजिए। अब ऐसा बात थोड़ी है कि फिर काम करवाएं तो कहेगी नहीं तब तो हम कल का मजदूरी आपको दे दिए हैं, आपको पैसा नहीं देंगे। तो ऐसा भारतीय मुद्रा बाजार में नहीं होता। आप मान लीजिए किसी मार्केट में गए, कोई सामान खरीदे, मान लीजिए सब्जी खरीदे, और सब्जी एक बार खरीद लिए तो उसको तो लगले खरीदे, 1 केजी मान लीजिए कि भिंडी खरीदे, उसको पैसा दे दिए। अब फिर कल बोलिएगा जाके उसको ना कि हम तो पहले खरीदवे किए थे, कल तो आपको पैसा दिए थे, फिर आप पैसा दें। ऐसा नहीं होता। जय बार आप खरीदिएगा तय बार आपको पैसा देना पड़ेगा। इसी को कुछ कहते हैं अल्पकाल कहते हैं। कुछ कहते हैं जी अल्पकाल कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? आर्थिक कुछ हो, आर्थिक वित्त हो गया, शिक्षा हो गया, कुछ हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, नागरिक हो गया, कुछ हो गया, और नागरिक। क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन आर्थिक आधारभूत है? कुछ हो, आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, वो नागरिक हो जाएगा। कुछ हो जाएगा जी, नागरिक हो जाएगा। कुछ हो जाएगा, नागरिक हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना जी? कैसे हो जाएगा, नागरिक हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य पदार्थ, कुछ हो, खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना, ये तो उधर फंस जा रहा है, होना आवश्यक है। कुछ है जी, चलिए देख लीजिए, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ज़्यादा जूम हो गया था। चलिए दिखाई दे रहा है ना अब? चलिए देख लीजिए, कारक क्वेश्चन कि खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक होता है? चलिए ISI मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क, इनमें से कोई नहीं। अब ISI मार्क क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जब भी आप लोग मतलब कोई सामग्री किनते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि छड़ किने, गिट्टी किने, सीमेंट किने, इस सब पर जो मार्क होता है, जो गारंटी मतलब ओरिजिनल होता है, इस पर ISI मार्क लगा रहता है। समझ में आया? जैसे मान लीजिए कोई काची बोले और आपको, जैसे कोई मतलब बिल्डिंग वगैरह, घर वगैरह बनाने के जो सामान लेते हैं उसमें कौन सा मार्क लगा रहता है? ISI मार्क लगता है। हॉल मार्क किसमें लगता है? जैसे कहने में कोई ज्वेलर किनने गए, चाहे आप कोई गहना वगैरह किनने गए, उसमें कौन मार्क लगा रहता है जी? हॉल मार्क। कहने का मतलब एकदम सती। इसे तो गहना कितना कैरेट पर बनता है जी? 75 कैरेट, यानी कि 18 कैरेट पर बनता है। कितना बनता है? 18 कैरेट पर, यानी कि उसमें 75% सोना होता है। कितना होता है? सोना होता है। तो उसमें हॉल मार्क लगा रहता है ना? हॉल मार्क लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है जी? हॉल मार्क लगा रहता है ना? तो वही सोना या आभूषण को जांच में कौन मार्क प्रयोग करते हैं? हॉल मार्क का प्रयोग करते हैं। ISI का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? जैसे मान लीजिए कोई हम अथी किने, छड़ किने, गिट्टी किने, सीमेंट किने, मतलब जो भी ये सब जैसे घर बनाने वाला सीमेंट, जो बिल्डिंग वगैरह निर्माण को जो काम आता है, उसमें कौन प्रयोग करता है? ISI मार्क करते हैं। एक मार्क यानी खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ में जो खाने वाली वस्तु पर जो मार्क लगता है उस पर एक मार्क लगता है। कुछ लगता है एक मार्क। अंडा होता है कि नहीं होता है? तो खाने अंडा खाया जाता है, तो आप याद रखिए खाद्य पदार्थ यानी कि खाने वाली वस्तु पर जो भी शुद्धता की जाँच लगता है, उस पर कौन जाँच लगता है? तो एक मार्क लगता है। कौन लगता है? एक मार्क लगता है। हमारा क्वेश्चन पूछा है कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता के जांच के लिए किन मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो एक मार्क जी। कुछ एक मार्क, कुछ का एक मार्क का। लेकिन वही कहता है कि आभूषण पर, कुछ आभूषण पर तो हॉल मार्क हो जाता है। कुछ हो जाता है? हॉल मार्क हो जाता है। कोई दिक्कत? अगर आपको पूछे छड़ पर, सीमेंट पर, गिट्टी पर, या कोई बिल्डिंग निर्माण हो रहा है, कोई पुल निर्माण हो रहा है, उसकी जांच लिए कुछ होगा तो ISI होगा। कुछ होगा ISI होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलेगा बाबू। चले आगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की किस नदी का उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? यानी कि अमरकंटक की पहाड़ी से किस नदी का उद्गमन यानी निकल रहा है? बिहार का कौन सा नदी? पुनपुन हो गया, कोसी हो गया, सोन हो गया, गंडक। जो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है तो कोसी नदी जी। कौन नदी जी? कोसी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। आपदा प्रबंधक का प्रमुख घटक क्या है? यानी कि आपदा प्रबंधक माने कि आपदा, कोई आपदा प्रबंधक मतलब मान लीजिए कोई घटना घट गया, इसमें आप क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या जरूरी इसमें हो सकता है? तो स्थानीय प्रशासन, यानी मान लीजिए कि किसी घर में आग लग गया, एक मान लीजिए मतलब मान लीजिए कि किसी घर में आग लग गया, तो आप क्या कीजिएगा? प्रशासनिक स्थानीय जो निकट का प्रशासन है उसको बुलाइए कि नहीं बुलाइएगा? तो वो कर सकते हैं आप। स्वयं सेवी संगठन, यानी कि आप स्वयं जाकर उसमें कोई योगदान कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? और एक बाल्टी पानी ले जाकर मारिएगा कि नहीं मारिएगा? गाँव का तो मोहल्ले के लोग वहाँ पर जुटेंगे कि नहीं जुटेंगे? हम आपसे पूछ रहे हैं कि गाँव और मोहल्ला का लोग जुटेंगे कि नहीं जुटेंगे? जुटेंगे ना जी? अरे जुटेंगे ना। अरे आप लाल पियर हड़िया का चक्कर बढ़ाते हैं, आपको कोई मारता है तो एक आदमी अगर मारे ना तो पूरा आदमी आके मारेगा। समझ में? देखते हैं वो में तो पड़ोस के जो रहेगा ना लड़का, वो सबसे बेसी मारेगा। समझ में आया? इसलिए
आप पढ़ने की फिल्म रही है, लाल पीर हरिया की फिल्म रही है। तो आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है जी? स्थानीय प्रशासन, यानी कि नज़दीकी जो भी आपका पुलिस डिपार्टमेंट है उसको बुलाइएगा कि नहीं बुलाइएगा। जैसे मान लीजिए फायर ब्रिगेड वाला आता है कि नहीं आता है, तब मान लीजिए कि आपके घर में चाहे किसी का घर में मतलब कोई ऐसा दही दुखद घटना हो और मान लीजिए किसी घर में आग लग गया, तो आप सबसे पहले प्रशासनीय, यानी कोई लड़ाई हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप किसी को स्थानीय प्रशासन के फ़ोन कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? हाँ कीजिएगा ना। उसके बाद स्वयं आप जो भी मतलब करेगा, आपको हेल्प बनेगा, उसको क्या कीजिएगा कि ला दिएगा, प्रथी में कुछ ही बोलते हैं, आप उसको एम्बुलेंस उम्बुलेंस चाहे गाड़ी वगैरह बुला के हॉस्पिटल तक भर्ती कराइए कि नहीं कराइएगा। गांव तथा मोहल्ले के लोग वहाँ तक जुटेंगे कि नहीं जुटेंगे। तो इनमें से हमको कहने का मतलब क्या, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक हमको लगता है कि इनमें से सभी हो जाएगा। कुछ हो जाएगा जी, इनमें से सही हो जाएगा, राइट आंसर कुछ होगा, इनमें से सभी होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बोलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मकान में आग लगने, जी लिखिए, अगला क्वेश्चन है, मकान में आग लगने की स्थिति में आप क्या करना चाहिए? अगर मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, आप क्या करिएगा बताइए तो। अगर किसी के मकान में आग लग जा रहा है तो आप क्या कीजिएगा? अगर किसी के मकान में आग लग जा रहा है तो आप क्या कीजिएगा? चलिए बताइए तो ऑप्शन। पहला ऑप्शन है अग्निशामक यंत्र को बुलाएंगे, कुछ करेंगे, अग्निशामक यंत्र को बुलाएंगे, यह नहीं करेंगे जी, अग्निशामक यंत्र को बुलाएंगे। दूसरा दरवाजों एवं खिड़कियों को बंद करने का, आग बुझाने तक इंतजार करिएगा, जब तक आग बुझेगा तब तक खा रहिएगा जी। कि अग्निशामक यंत्र को बुलाइएगा ना, जो अगलगी मशीन रहता है। अभी तो बोले थे ना पिछले क्वेश्चन में कि आप स्थानीय प्रशासन को फ़ोन कीजिएगा, कहिएगा कि अग्निशामक यंत्र को भेजिए। तो क्या कीजिएगा, अगर किसी का मकान में आग लगा तो आप अग्निशामक यंत्र को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? अरे बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, चलिए बताइए तो। आप अग्निशामक यंत्र को बुलाइएगा ना जी? हाँ तो हाँ सर बुलाएंगे। चलिए, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से कहाँ पर करते हैं? चलिए थोड़ा सा ऊपर में कर लेते हैं इसको। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? इंफ्रारेड कैमरा, कौन कैमरा को हो? इंफ्रारेड कैमरा का, इंफ्रारेड कैमरा का निम्नलिखित में से कहाँ पर प्रयोग हम करते हैं? चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा हम। चलिए देखिए, इंफ्रारेड कैमरा है ना, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग बाढ़ में, सुखाड़ में, भूकंप में, किस में प्रयोग करते हैं जी? भूकंप में। एकदम याद रखिएगा इसको, इंफ्रारेड कैमरा कहाँ प्रयोग करते हैं? भूकंप में। किसने कहा है कि मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानता देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? महात्मा गांधी बोले थे, मार्टिन लूथर बोले थे, कि मोहम्मद पैगंबर बोले थे, ईसा मसीह बोले थे? किसने बोले थे जी? तो मार्टिन लूथर बोला था। कौन बोला था? मार्टिन लूथर बोला था। कौन बोला था? मार्टिन लूथर। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना है, गया है, भागलपुर, दरभंगा है। कौन है जी? पटना हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाएगा? दरभंगा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दरभंगा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दरभंगा। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन हो जाएगा? दरभंगा हो जाएगा। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। अरे यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुआ था? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुआ था? चलिए बताइए तो। चलिए देखते हैं तो नहीं कौन कौन बताता है। चलिए, महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? राजगीर में हुआ था, बोध गया में हुआ था, वैशाली में हुआ था कि सारनाथ में हुआ था? सबसे पहले बता दूं कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नगर, कहाँ पर हो? एक लुम्बिनी जगह है, ओकर निकट एक कपिल वस्तु है, वन है। कपिल वस्तु कुछ है जी, वन है, वहीं पर ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कुछ हुआ था जी, जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका ज्ञान का प्राप्ति हुआ था बोध गया में। कहाँ पर हुआ था जी? बोध गया में। बोध गया में एगो रिजुपालिका यानी कि फाल्गु नदी है। कौन नदी है? फाल्गु नदी है। उसी नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष था, वहीं पर ही इनका ज्ञान के प्राप्ति हुआ था। किनको ज्ञान के प्राप्ति हुआ था जी? महात्मा बुद्ध को। कहा होता? बुद्ध पूर्णिमा का दिन हुआ। कहा होता था? पूर्णिमा को दिन हुआ था। कहा हुआ जी? पूर्णिमा को दिन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया जी? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। कहाँ पर हो जाएगा जी? भारत। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था? आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय डाक विभाग का स्थापना 1834 में हुआ था, 1855 में हुआ था, 1890 में हुआ था, 1920 में हुआ था? तो आपको हम बता देना कि भारत डाक विभाग का
स्थापना 1 अप्रैल कुछ 1 अप्रैल 1854 ईस्वी को हुआ था, लेकिन कार्यर्थ कुछ हो कार्यर्थ सबसे पहले 1 अक्टूबर 1854 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? यानी कि काम करना शुरू कर दिया था। माने डाक विभाग स्थापना तक, डाक का मतलब होता है कि आप कोई चिट्ठी लिखिए, चाहे कोई पेपर लिखिए, चाहे मतलब कोई चीज़ अपना लिख सकते हैं, आप वो डाक में डाल सकते हैं। आप किसी के मान लीजिए यहाँ हम पटना से लिख रहे हैं, पटना से हमको मुंबई चाहे दिल्ली भेजना है, यहाँ से हम कोई डाक लिख के और डाक के जमा कर देंगे जाकर पोस्ट ऑफिस में, वहाँ हमको वहाँ पर ही पहुँचेगा। तो ये व्यवस्था स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1854 में। वो घड़ी अंग्रेजी वायसराय था लॉर्ड डलहौजी। कौन था जी? लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर इंडिया में शासन कर रहा था। वही भारतीय डाक विभाग की स्थापना किया था। कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी का था। 1 अप्रैल 1854 का कार्यर्थ यानी कि शुरू हो गया था 1 अक्टूबर 1854 ईस्वी से। कब शुरू होगा था जी? 1 अक्टूबर 1854 ईस्वी से। आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के डाक विभाग का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1854 को। कोई दिक्कत? चलिए, डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलता है? एगो डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी है जो किस राज्य में चलता है? आपका ऑप्शन है राजस्थान है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पर चलता है जी? राजस्थान में चलता है। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी कहाँ पर चलता है? राजस्थान में चलता है। कहाँ पर चलता है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? यानी कि रेलवे जोन सबसे बड़ा जो है भारत का कौन सा है? भारत में मतलब कल ही बताए थे 17 रेलवे जोन है। कितना रेलवे जोन हो जी? 17 को रेलवे जोन है। तो उसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? तो पूर्व रेलवे क्षेत्र, पश्चिम रेलवे क्षेत्र, दक्षिण रेलवे क्षेत्र, उत्तर रेलवे क्षेत्र। कौन होगा जी? उत्तर रेलवे क्षेत्र। उत्तर रेलवे क्षेत्र कहाँ? दिल्ली जो होता है ना, उत्तर रेलवे क्षेत्र के ही अंतर्गत है। समझ में आया? निम्न में से कौन उपभोक्ता उपभोक्ता मतलब सीधा सीधा जानिए खाने वाला चीज जी। उपभोक्ता मतलब क्या होता है? आप लोग खाते हैं ना, उसी को तो उपभोक्ता कहते हैं। यानी कोई चीज़ हम खाएं उसको कोई चीज़ उपभोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा भारत का मतलब निम्न में से कौन सा ऐसा उपभोक्ता उद्योग है? कुछ जी उद्योग के बारे में पूछा है कि कौन सा उद्योग जो है ना उपभोक्ता उद्योग है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि पेट्रोल रसायन, पेट्रोल चीज़ आप खाते हैं जी? नहीं ना। लौह इस्पात खाते हैं? नहीं ना। चीनी, हाँ चीनी का खूब शरबत पीते हैं आप। चीनी के बड़ी सामान बना के खाते हैं, चीनी का मिठाई में डालते हैं, चीनी हर जगह प्रयोग होता है कि नहीं होता? तो चीनी आप खाते हैं? सॉरी पेन आपको गिर जाता जी। चीनी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो हम कह सकते हैं चीनी उद्योग। कौन उद्योग हो? चीनी उद्योग। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग। एकदम राइट आंसर कुछ होगा चीनी उद्योग। अगला क्वेश्चन देखिए, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापना हुआ है? कौन जी? बोकारो वाला। कुछ ही वाला? बोकारो वाला। पेन गिर के यार, हाँ पेन टूट जाएगा तो फेरे हो जाएगा। हाथ से भी लिखाता है, ऐसा बात ना है, फिर पेन लिया ना जाना पड़ेगा ना हो। चलिए चलिए काची कह रहे थे, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? आपका ऑप्शन है जर्मनी के सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से। किसका सहयोग से जी? ब्रिटेन के सहयोग से। आपका है रूस के सहयोग से, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से। बताइए तो किसका सहयोग से खोला गया है? बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? तो रूस के सहयोग से खोला गया है। किसके सहयोग से जी? रूस के सहयोग से। किसको खोला? अब बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? झारखंड में। अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? यानी कि लौह का उत्पादन सबसे बेसी कहां पर होता है? तो लौह का सबसे बेसी उत्पादन उड़ीसा राज्य में होता है। कहां पर होता है जी? उड़ीसा राज्य में होता है। कहां पर होता है? उड़ीसा राज्य में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, इसको जूम थोड़ा सा कर लेते हैं ना। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलिए देख लीजिए। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए, कोची के लिए हो? प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए अफ्रीका कन्वेंशन हुआ था, कुछ है वेटलैंड्स कन्वेंशन हुआ था, कि विश्व आपदा कन्वेंशन हुआ था। प्राकृतिक संसाधन के लिए आप आपदा कन्वेंशन कीजिएगा, नहीं ना जी, इनमें से कोई नहीं है। तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन हुआ था जी? अफ्रीकी कन्वेंशन। आपका राइट आंसर कुछ हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन हो जाएगा। कुछ हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन हो जाएगा। आपका राइट आंसर कुछ हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में से
कौन नहीं था ना जी, हाँ, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में, यानी कि विरोध में था। कौन इटली और जर्मनी के एकीकरण नहीं चाहता था, समझ में आया? आपका ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, पर्सा। अब बताइए, एकदम आपको ऑप्शन से ही पता छट जा रहा है कि इंग्लैंड तो था भाई, जर्मनी के एकीकरण के साथ कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण में साथ इंग्लैंड भी दे रहा था, रूस भी दे रहा था, पर्सा भी दे रहा था। लेकिन याद कीजिए, ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था मेटरनिक। कौन था वो? ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, जो सहयोग नहीं कर रहा था। क्वेश्चन नहीं कर रहा था जी, इटली और जर्मनी के एकीकरण कतई नहीं चाहता था, वो कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी के एकीकरण हो। तो इसका राइट आंसर कुछ हो जाएगा ऑस्ट्रिया हो जाएगा। कुछ हो जाएगा जी, ऑस्ट्रिया हो जाएगा। एक का राइट आंसर कुछ हो जाएगा। विरोध में पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में कौन साथ में था, इसका विरोध में कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। कौन था जी? ऑस्ट्रिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम VVI दोनों क्वेश्चन है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख कुछ हो, प्रमुख कहने का मतलब यह है कि वस्तुकार यानी कि बनाने वाला ढांचा तैयार किया था ना जर्मनी के एकीकरण के लिए, कि जर्मनी के एकीकरण होना चाहिए। जो ढांचा जब मॉडल तैयार करता है ना जी, जैसे हमारा संविधान लिखे थे अम्बेडकर जी लिखे थे ना, तो वो अपना ढांचा तैयार किए थे, लिखे थे कि नहीं लिखे थे? उसी तरह से जर्मनी के एकीकरण होना चाहिए। ये वस्तुकार, वस्तुकार मतलब होता है बनाने वाला। कुछ होता है जी, बनाने वाला, यानी कि जर्मनी के एकीकरण की वस्तुकार यानी कि बनाने वाला, ढांचा तैयार करने वाला कौन था? ऑप्शन में आपका मेजनी है, गैरीबाल्टी है, लेनिन है। 20 मार्क आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? 72 का राइट आंसर हो जाएगा 20 मार्क। क्या हो जाएगा जी? 20 मार्क हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 20 मार्क थे। कौन थे? 20 मार्क थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी? कुछ कर दी थी? त्याग दी थी। थोड़ा सा और क्वेश्चन इधर कट गया, इधर थोड़ा सा कर लेते हैं जूम। चलिए देख लीजिए, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, और यार क्या दिक्कत है। चलो चलो हो गया ना। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन कर रहा है किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद को उपाधि लौटा दिया था? समझ में आया? चौरी चौरा कांड था। चौरी चौरा कांड 1925 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश में एक का चौरी चौरा कांड 1925 में हुआ था जी। हाँ, अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था 1919 में। वहाँ पर ही क्या किया था ना कि जनरल डायर था, हजारों की भीड़ लगी थी, मतलब वहाँ पर ही उसमें गोली चलवाया था, मतलब हजार की संख्या में वहाँ पर मारे गए थे लोग। समझ में? एक इंदार वहाँ पर था, वो फील्ड में, वो इंदार में इतना आदमी लोग घिर गए थे, गोली मतलब चल रहा था जान के खखन में, वो पूरा इंदार भर गया था। सोच लीजिए कितना वहाँ पर गोली चलाया गया था। समझ में आया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में था। गांधी ऋण पैक्ट यानी गांधी और इरविन का समझौता था 1931 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था। किसान आंदोलन महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण में चलाए थे। कहां पर चलाए थे जी? चंपारण में। अब महात्मा गांधी गुजरात के हैं, तो गुजरात से बिहार उनको कौन बुलाया था? चंपारण जिला बिहार में पड़ता है। तो बिहार में एक किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। क्या नाम था जी? राजकुमार शुक्ला। उन्होंने ने महात्मा गांधी को निमंत्रण दिया था कि आप आइए, यहाँ पर किसान से जबरदस्ती नील का खेती करवाया जा रहा है। कुछ करवाया जा रहा है जी? नील का खेती या अफीम का खेती करवाया जाता था। इन्हीं को सहयोग के लिए कौन बुलाए थे? राजकुमार शुक्ला बुलाए थे, जो किसान थे। कहाँ के किसान थे जी? ये अपना चंपारण के थे। ये बिहार जो है ना, बिहार के चंपारण के ही थे। जो किसान आंदोलन 1917 में चला था। कब चला जी? 1917 में। जलियांवाला बाग कब चला था? 1919 में चला था। कब चला था जी? 1919 में चला था। 1919 में चला था। ये हुआ था 1917 में। 1917 में हुआ था। ये हुआ था गांधी 1931 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1931 में हुआ था। ये हुआ था चौरी चौरा कांड लगता 1925 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। आज जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग कर दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड इतना एकदम भयानक हुआ था, कहना ही नहीं। उसमें कहा गया था ना कि महात्मा गांधी अपना जो केसर हिंद की उपाधि था, जो अंग्रेजों ने दिया था। कौन दिया था जी? अंग्रेजों ने दिया था, उसको वापस कर दिए थे। कौन कर दिए थे? वापस कर दिए थे। क्या कर देते जी? वापस कर दिए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जिस घटना को इतना दुखद घटना था, जो कहना है अभी इंडिया में तो छोड़िए ना, इंडिया में ऐसा कभी भी घटना नहीं हुआ था, जो अंग्रेजों ने कर दिया था 1919 में। एकदम बोले ना कि हजार की संख्या में गोली चलवा दिया था, और वहाँ पर आदमी मर गया था। बोले ना कि वो फील्ड में, अमृतसर में वो फील्ड था, वही फील्ड में लोग जमा हुए थे, आंदोलन कर रहे थे, तो एकदम डायरेक्ट गोली चलवा दिया भाई। गजब है। कोई कानून लड़ा था, समझ में आया? जो कानून में मतलब
ये लोग कानून के विरोध कर रहे थे, उसी में मतलब लाठी चलवा दिया। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, कौन आंदोलन हो? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? दिल्ली यात्रा, चंपारण यात्रा। चंपारण 1917 में महात्मा गांधी आए थे। ये अपना पटना थी, वो घड़ी पटना उतरे थे स्टेशन पे, और बाद चंपारण गए थे। कहाँ पर गए थे जी? चंपारण गए थे। पहली बार बिहार चंपारण सत्याग्रह में आए थे, तो चल कर आए थे 1917 में। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है दांडी यात्रा, कुछ हो दांडी यात्रा, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई? तो दांडी यात्रा से ही हुआ था। कब हुआ था जी? दांडी यात्रा से हुआ था। कैसे हुआ था? दांडी यात्रा से। तो देख लेते सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप लोग को बता देते हैं, देख लेते तो देख लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में थोड़ा सा आप लोग बता लेते। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। अरे बताने का तो मेनली कारण यही ना कि आप लोग को याद रहे, है ना। चलिए, ये फोटो का इधर साइड का याद भी थोड़ा सा, चलिए देख लीजिए। चलिए, कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को हो 1930 यानी कि 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1900 शुरू तक चला था। शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। जब ब्रिटिश सरकार, कौन हो? ब्रिटिश सरकार ने गांधी की 11 मांग पर, गांधी जी ने 11 को मांग किया था, ओकरा सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। कहने का मतलब वो नकार दिया था, माना कर दिया था। कौन कर दिया था जी? माना कर दिया था। इसी की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से किया गया था। इसी के विरोध में गांधी जी ने 11 को मांग रखा था। क्यों को मांग रखा था? अंग्रेज सरकार से 11 चीज का मांग रखा था, 11 चीज को नकार दिया था। कुछ कर दिया था? नकार दिया था, मांग को नहीं स्वीकार किया था। इसी के खीस में कहा ना कि महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। कुछ कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया 12 मार्च 1930। कहां से शुरू किए थे? दांडी से किए थे। कहां से किए थे? दांडी से किए थे। कोई दिक्कत? अरे यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोला जाए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं ना जी? चलिए, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में समझ में आ गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी जी? दांडी यात्रा से हुआ था। कब से हुआ था? दांडी यात्रा से हुई था। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? अब राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है भाई। राष्ट्रीय दल कहते हैं किसे? ठीक है, नहीं पूछ रहा है। भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी, कुछ जनता पार्टी है ना। बीजेपी पहले नहीं था, भारतीय मतलब अभी तो कुछ भारतीय जनता पार्टी हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, राष्ट्रीय जनता दल था, बहुजन समाज पार्टी। को जो बहुजन समाज पार्टी, आपको बताना है कि किसमें इसमें राष्ट्रीय दल पर्याप्त नहीं है। थोड़ा सा देख लेते राष्ट्रीय दल का मतलब क्या होता है। जानते, जब इलेक्शन होता है, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो चाहे राज्यसभा का इलेक्शन, समझ में आया? चलिए देख लेते हैं इसको बारे में, थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, चलिए, कह रहा है कि लोकसभा या राज्यसभा, कुछ ही हो, लोकसभा या राज्यसभा के विधान चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों को कुल वैध, कम से कम मिनिमम 4 राज्य में, क्या हो? मिनिमम 4 राज्य में वैध मत, कुछ ही हो, वैध मतों के 6% मत प्राप्त करे तथा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करे। कहने का मतलब यह है कि आपको राष्ट्रीय, कुछ ही हो, राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त करना है तो आपको 4 गो अलग अलग राज्य में इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। कुछ पड़ेगा? 4 गो अलग अलग राज्य में इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। और कम से कम जो वैध मत, मान के चलिए कि कोई मतलब कहीं पे इलेक्शन हुआ जहां पर 100 वोट पारा, कितना पारा हो? 100 वोट पारा। 100 वोट में से मान के चलिए कि 10 वोट अवैध घोषित हो गया। कितना हो गया? 10 वोट अवैध हो गया, यानी कि भोकस हो गया। कुछ हो गया? भोकस हो गया। कितना वोट बचा जी? 90 वोट बचा। कितना वोट बचा? 90 वोट। ये 90 वोट का 6%, कितना प्रतिशत हो? 6% आपको वोट प्राप्त करना पड़ेगा। कितना प्रतिशत वोट प्राप्त करना पड़ेगा? 6%, यानी कि परसेंटेज रहेगा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 100 हो जाएगा। 10 से 10 खत्म, यानी कि 5.5, यानी कि 6 के लगभग में आपको वोट यानी प्राप्त करना पड़ेगा। अगर 100 वोट पड़ रहा है तो आपको 6 को वोट, कितना वोट हो? 6 वोट प्राप्त कीजिएगा, कई राज्य में हो। और ओकरा अतिरिक्त यानी कि ओकर बाद क्या करना पड़ेगा आपको कि कम से कम आपको 4 गो, कुछ हो, 4 गो लोकसभा सीट जीतना पड़ेगा। कई गो लोकसभा सीट जीतना पड़ेगा?
4 गो, तब जाकर आपको मतलब राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त आपको पार्टी को मिलेगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो कहिए। और यदि उसने कम से कम 3 राज्य से लोकसभा में कुल सीट होगा कम से कम 2% सीट जीत जाता है। मान लीजिए कि हमारा बिहार है, बिहार सभा में लोकसभा का सीट क्या है, 40 गो है। अरे बिहार में लोकसभा का सीट क्या है, 40 गो है ना जी। आप लोग कैसे गड़बड़ा देते हैं, बिहार में लोकसभा का सीट क्या है, 40 गो है। अब कह रहा है कि यदि उससे कम से कम 3 राज्य से लोकसभा में 3 राज्य में लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीट प्राप्त करना है। यानी कि बिहार में 40 सीट है, 40 सीट का 2% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी कि 4 दूनी की 8 8 हो माने 0.8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.8। यानी कि कम से कम आप कितना कर सकते हैं, एक सीट मान लीजिए, एक सीट मिनिमम ले लीजिए, एक सीट आपको जीतना पड़ेगा। कितना सीट जीतना पड़ेगा जी, एक सीट आपको एक राज्य में एक सीट, ऐसी मतलब 3 स्टेट में कितना 3, यदि उनमें से कम 3 राज्य में, कई राज्य में हो 3 राज्य में आपको लोकसभा के एक सीट जीतना पड़ेगा। कई सीट जीतना पड़ेगा जी, एक सीट। अब मान लीजिए कि अभी यूपी का तो 80 को सीट है लोकसभा में, यूपी में कई को सीट है, 80 सीट है। अब 80 सीट है तो 80 का फिर आपको 2% निकालिएगा, यानी कि 2 सीट जीतना पड़ेगा। वहाँ पर कैसे सीट जीतना पड़ेगा जी, 2 सीट जीतना पड़ेगा आपको। यूपी में कैसे सीट जीतना पड़ेगा, 2 सीट जीतना पड़ेगा। तो आरसी मिला कर मतलब 3 स्टेट में, कई स्टेट में हो 3 स्टेट में, यानी लोकसभा का सीट आप जीत जाते हैं, तब वो क्या होता है ना कि राष्ट्रीय दल का मान्यता आपको प्राप्त हो जाएगा। कुछ हो जाएगा जी, राष्ट्रीय दल का मान्यता आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, अरे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। कह रहा था ये क्वेश्चन न पूछ रहा था, क्वेश्चन आपका यही था ना जी कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, कौन राष्ट्रीय दल। आप देखिए तो इनमें से कौन सा पार्टी है जो कि अदर स्टेट में नहीं लड़ता है, जो मतलब कोई स्टेट में छोटा सा पार्टी है। देखिए तो भारतीय जनता पार्टी, ये तो कहना ही नहीं भाई, केंद्र सरकार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी तो केंद्र सरकार की पार्टी है, ये तो बोलना ही नहीं है, ये तो राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तो और उससे खतरनाक है। भारतीय, ये तो कितना साल से 2014 में इसका सरकार बना था, थोड़ा सा और उधर 1900 कुछ 77 के 78 के आसपास इसका सरकार थोड़ा सा काजी बना, 72 के 77 के आसपास बना था। फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो शुरू से ही आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, कुछ है जी, राष्ट्रीय जनता दल है। अब देख लीजिए इसमें से कौन होगा ऑप्शन आपका जी, देख लीजिए बहुजन समाज पार्टी, हमको लगता है कि इनका अखिलेश यादव को बहुजन समाज पार्टी है ना जी। चलिए तो आपका ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल, कुछ है जी, राष्ट्रीय जनता, निम्नलिखित को राष्ट्रीय दल नहीं है तो राष्ट्रीय जनता दल हो जाएगा। ऑप्शन कुछ हो जाएगा जी, राष्ट्रीय जनता दल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल हो जाएगा। भारत ने गणतांत्रिक संविधान के कब अंगीकार किया गया था, यानी कि संविधान को हमारा कब अंगीकार किया गया था, कब अंगीकार किया गया था जी, भारत के गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया था। चलिए आपका ऑप्शन है कच्ची है जी, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को कि 26 अगस्त 1950 को। देखिए अंगीकार की बात कर रहा है, समझ में आया। तो संविधान को 26 जनवरी को जी हो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। लेकिन समझे यहाँ पर अंगीकार दे दिया है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया था, तो अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। देखिए ये जो ऑप्शन दे रहा है आपका तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी यही आंसर दे रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, समझ में आया। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया था, यानी कि हमारा संविधान बन गया था 26 नवंबर 1949 को और इसको रोका गया था, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हो गया था। अंगीकार नहीं हुआ था, लागू हुआ था। अंगीकार किया गया था 26 नवंबर, क्या लागू किया गया था हो 26 नवंबर 1950 को, कहिया लागू, सॉरी 1949 को, कहिया हो 1949 को लागू किया था, अंगीकार किया गया था। कुछ किया गया था, अंगीकार किया गया था। हमारा संविधान अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन यहाँ पर कुछ दे रहा जी, अंगीकार दे रहा है 26 जनवरी 1950 के। लेकिन ये मिस्टेक आप याद रखिएगा, संविधान हमारा पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी
50 को अंगीकार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। चलिए, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह कौन, मतलब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए, चलिए देख लीजिए 78 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ऑप्शन में कट जा रहा है यार। चलिए देख लीजिए इसी पर। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन का रहा है, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। 78 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह, यानी कि जब इलेक्शन होता है तो चुनाव चिन्ह कौन कंडक्ट कराता है, यानी कि चुनाव चिन्ह कौन देता है। सॉरी ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, पार्टी है। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह का होगा लालटेन। लालटेन किसका है जी, आरजेडी पार्टी का है। जदयू क्या कुछ है, तीर है। बांग्ला कुछ है, ये इनका है, बांग्ला कुछ है। लोक जनशक्ति पार्टी तो बांग्ला ही तो है। बांग्ला किसका है, लोक जनशक्ति पार्टी कुछ है जी, बांग्ला लोक जनशक्ति पार्टी का ना है। बांग्ला किसका है, लोक जनशक्ति पार्टी कुछ है, बांग्ले ना है। लोक जनशक्ति पार्टी का चीज है, बांग्ला है। साइकिल ये अपना कुछ ना यूपी के यहाँ अखिलेश यादव का कुछ है, कौन पार्टी है, उन्हीं का साइकिल छाप है, कुछ है साइकिल छाप है। बहुजन समाज पार्टी है, कुछ है बहुजन समाज पार्टी कुछ है, साइकिल है। और लालटेन कुछ है आरजेडी का है। तीर कुछ है जदयू का है। और बीजेपी कुछ है जी, बीजेपी का कमल है। कांग्रेस का कुछ है, कांग्रेस का पंजा है, कुछ है पंजा है। और लोक जनशक्ति पार्टी कुछ है, बंगला है, कुछ है बंगला है। कोई दिक्कत। और 2 क्वेश्चन इसमें और है, देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन और इसमें बच गया है। एक 78 नंबर क्वेश्चन बचेगा। क्या नंबर क्वेश्चन बचेगा जी, 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन बच गया है ना। तो ऑप्शन में कटने लगा यार। चलिए देख लीजिए यहीं से। 78 तो बता दें, 79 और 80 बच गया ना। चलिए देख लेते हैं। 79, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। कहने के बाद है कि राजतंत्र, लोकतंत्र, अधिनायकवाद, इनमें से कोई नहीं। राजतंत्र कहने का मतलब है वहाँ का मतलब जो आप रांची जो मतलब आपका सरकार है वो राजतंत्र चल रहा है। किसे चल रहा है, राजतंत्र, यानी कि राजा वहाँ पर सरकार चल रहा है। लोकतंत्र कहने का मतलब होता है कि आप वो सरकार बना रहे हो, कुछ बना रहे जी, आप खुद वहाँ पर वोट दे रहे हैं, वो सरकार बना रहे हैं। समझ में, आप कोई अगर मान लीजिए कि हमारा देश है लोकतांत्रिक देश है, इंडिया कुछ है लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर ज़्यादा चप्पर पप्पर कीजिएगा तो सरकार 5 साल के बाद चेंज होगा, फिर नया सरकार आ जाएगा। इस चलते सबसे अच्छा कौन सरकार होता है जी, लोकतांत्रिक देश होता है। कौन सा सरकार होता है, लोकतांत्रिक होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, न्याय मित्र होता है, ग्राम सेवक होता है, महापार होता है, और कुछ ऑप्शन में दिले है सरपंच होता है, कुछ होता है जी सरपंच होता है। तो आपका राइट आंसर कुछ हो जाएगा सरपंच हो जाएगा, कुछ हो जाएगा जी सरपंच। ये प्रथम पाली 2021 का यही लास्ट खत्म हो गया क्वेश्चन, समझ में आया। और नेक्स्ट क्लास आप लोग का फिर आएगा सेकंड पाली का 2021 का। सेकंड पाली का आज यहीं तक अपना समाप्त करते हैं। चलिए।